सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। केरल में धूमधाम से मनाया गया ओणम का पर्व। ओणम के मुख्य पर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि पॉजिटिविटी, जीवंतता, भाईचारे और सद्भाव से जुड़े त्योहार ओणम के खास अवसर पर शुभकामनाएं। दिल्ली में शनिवार सुबह भारी बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव हो गया। मिंटो ब्रिज, मूलचंद अंडरपास और आईटीओ समेत कई जगहों पर पानी लबालब दिखाई दिया। जलभराव के चलते दिल्ली यातायात पुलिस ने कई अंडरपास बंद कर दिए और यात्रियों को ट्विटर के जरिए इस बारे में सूचित किया गया। थोड़ी सी बारिश से ही लोगों को जलभराव जैसी समस्या का हमेशा सामना करना पड़ता है और जाम की स्थिति से भी दो चार होना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर भारी बारिश जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम भी बारिश में एक बार फिर से दरिया बन गया है। कई जगहों पर जलभराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में जलभराव के चलते बाइक और ऑटो पानी में फंसे नजर आए। गोलाचिका में भी बारिश होने की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है। बारिश के कारण शहर की सड़कें तालाब में परिवर्तित हो गई। सोनीपत में जोरदार बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं शहर के हालात बद से बदतर हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से रेलवे अंडरपास में 10 फुट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई है। युवक अंडरपास में तैराकी करते नजर आए, वहीं जलभराव से लोग बेबस नजर आए और पानी से बचने के लिए अवैध रूप से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। सोनीपत में 70 mm बारिश हुई है। छठी बार बारिश के बाद शहर के हालात तालाब जैसे नजर आए। इस अंडरपास से रोजाना हजारों वाहन सोनीपत से गोहाना, जिंद और अधिकारियों के कार्यालय तक पहुंचने के लिए सरपट दौड़ती हैं। बारिश के बाद अब यहां से गुजरने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी बारिश होती है यहां यही स्थिति हो जाती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,457 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 375 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,61,340 हो गई है, जो पिछले 151 दिनों में सबसे कम है। प्रदेश में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। गुरुग्राम में 24 घंटे में 4 नए मामले मिले हैं। वहीं पंचकुला में 3 और सिरसा में 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि प्रदेश के 11 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,312 पहुंच गया है। प्रदेश में कुल 9,665 मरीजों की अब तक मौत हुई है। इसी के साथ कोरोना से रिकवरी रेट 98.66% है। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, तो वहीं कोरोना को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने इंतजामों पर सवाल उठाए, तो सीएम ने एक एक सवाल का जवाब दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान परिवार पहचान पत्र के डाटे को लेकर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान किरण चौधरी ने सवाल उठाया कि किसी नागरिक का डाटा सिक्योर नहीं है, तो वहीं सीएम ने जवाब दिया कि सभी प्रदेशवासियों का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। विधानसभा में एंट्री के दौरान कांग्रेस विधायकों को रोके जाने पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि प्रिविलेज कमेटी इस मामले को देखेगी, ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि जब मैंने खुद कहा था कि विधायकों की पहचान करके जाने दूंगा, उसके बाद भी रोका गया। सेशन की अवधि कम होने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। वहीं हुड्डा ने सदन में सरकार पर विफलता छुपाने का आरोप लगाया। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी घोटाले की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए सरकार पर वार किए। हुड्डा ने कहा कि आने वाले समय में पेपर लीक समेत कृषि कानूनों का मुद्दा जोर शोर से विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं हुड्डा ने कहा कि कोविड की वजह से कितनी मौतें हुई हैं, जांच इसके लिए कमेटी बनाई जाए और कमेटी बनाकर जांच की जाए। कोरोना के तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच कोरोना वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। इसी क्रम में ढांसा बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। इस मौके पर किसान नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया। इस दौरान सभी किसानों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की गई। पिछले 9 महीने से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं। 3 महीने पहले किसानों को पहली डोज लगी थी, आज बॉर्डर पर दूसरी डोज लगाई गई। सभी किसान वैक्सीनेशन की डोज लेकर काफी खुश नजर आए। फरीदाबाद में समाज कल्याण विभाग कार्यालय में कुछ समय पहले सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 30 पेंशन का डाटा इकट्ठा किया। जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की जांच में पता चला कि 30 में से 25 पेंशन फर्जी दस्तावेज लगाकर बनाई गई है। वहीं सीएम फ्लाइंग ने रिपोर्ट बनाकर हेड ऑफिस भेज दी है। बता दें कि फर्जी पेंशन पाए जाने के बावजूद भी अभी तक सीएम फ्लाइंग की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि अधिकारियों की ओर से बनाई गई पेंशन में फर्जी मार्कशीट, फर्जी डोमिसाइल और दूसरे दस्तावेज भी फर्जी मिले हैं। बावजूद इसके अभी तक अधिकारी इस मामले में चुप्पी साध रहे हैं। पंचकुला के प्राचीन शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी के दरबार में मॉडर्न ड्रेस और शॉर्ट्स पहनकर आने को लेकर मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की सचिव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मॉडर्न ड्रेस और शॉर्ट्स पहनकर मंदिर में आने की मनाही है, इसलिए भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए और मंदिर की मर्यादा को देखते हुए मॉडर्न ड्रेस या शॉर्ट्स पहनकर न आए। उन्होंने कहा कि इससे मंदिर में आने वाले कई बुजुर्ग और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए शॉर्ट जैसी ड्रेस पहनकर नहीं आना चाहिए। सोना में करीब आधा दर्जन कॉलोनियों पर जल्द वन विभाग का बुलडोजर चल सकता है। वन विभाग की टीम ने कस्बा की पहाड़ कॉलोनी, पीर कॉलोनी, आईटीआई कॉलोनी, बनियावाड़ा, ठाकुरवाड़ा और गुजर घाटी में सर्वे करने के बाद पोस्ट ऑफिस के मार्फत सेक्शन 4 और 5 के तहत नोटिस भेजे गए हैं। इन नोटिस में कहा गया है कि जिस जमीन पर लोगों ने मकान बनाए हैं वो जमीन वन विभाग की है। सर्वे करने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। भेजे गए नोटिस में 1 हफ्ता के अंदर मकान खाली करने के लिए कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। त्योहार के सीजन में बाजारों में जाम देखने को मिल रहा है। इसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह तैयार है। ट्रैफिक एसएचओ सुरेश शर्मा ने बताया कि हमारी लोगों से अपील है कि बाजारों में गलत पार्किंग न करें, क्योंकि इसी की वजह से जाम लगता है।
उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने छोटे बच्चों को वाहन न दें क्योंकि छोटे बच्चे तेज रफ्तार से ट्रिपल राइडिंग करते हैं जिससे हादसे होने का डर रहता है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेकर लौटे खिलाड़ी दीपक पुनिया का उनके पैतृक गांव छारा में जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने दीपक पुनिया के स्वागत में गांव भर में एक यात्रा भी निकाली। ग्रामीणों का कहना है कि दीपक ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेकर गांव का नाम रोशन किया है, तो वहीं खिलाड़ी दीपक पुनिया का कहना है कि वे ओलंपिक खेलों में पदक हासिल नहीं कर पाने से दुखी तो हैं, लेकिन ये एक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि वो आगे खेलों में जरूर मेडल लाकर अपने गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। दीपक ने बताया कि खेल के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। 2 महीने आराम करने के बाद वे दोबारा मैदान में उतरेंगे। पंजाब में किसान रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम करने की वजह से दिल्ली अमृतसर रूट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जाम की वजह से 66 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली से अमृतसर और जम्मू जाने और आने वाली 43 मुख्य रेलगाड़ियों के चक्के थमने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री अंबाला रेलवे स्टेशन अड्डे पर भटकते नजर आए। यात्रियों का कहना है कि अगर पहले उनको सूचना मिल जाती तो वो घर से नहीं निकलते। अब अचानक अंबाला आकर उन्हें पता चला है कि रेल और बस आज अमृतसर नहीं जाए। सिरसा के कीर्तिनगर के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में मानव अधिकार परिषद की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें महिला पुलिस थाना के प्रभारी मौजूद रहीं। इसमें रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसी को लेकर थाना प्रभारी सीमा ने स्कूल के विद्यार्थियों को रक्षाबंधन पर संकल्प पत्र दिया और सभी बहनों को समझाया कि अगर कुछ भी उनके साथ गलत होता है तो वो पुलिस को सूचना दें। वहीं सभी बहनों को अपने भाई से राखी पर नशा मुक्त होने का संकल्प लें। इसी के साथ थाना प्रभारी ने कहा कि सभी रक्षाबंधन पर नशा मुक्त रहें और नशा हमेशा के लिए छोड़ दें। हरियाणा सरकार ने इस बार भी महिलाओं को राखी का तोहफा देते हुए रोडवेज को महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री किया है। 21 अगस्त दोपहर 12 बजे से 22 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं हरियाणा रोडवेज में फ्री सफर कर भाइयों को राखी बांधने जा सकेंगी। फतेहाबाद में भी इसे लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। रोडवेज अधिकारी ने बताया कि फतेहाबाद में रोडवेज बसों को सैनिटाइज करवा लिया है और सभी के लिए मास्क जरूरी होगा। महिलाओं को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में आज और कल दोनों दिन रोडवेज में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। साथ ही 15 साल के बच्चे भी बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे। करनाल में रक्षाबंधन से एक दिन पहले महिलाएं इस योजना का लाभ उठाती नजर आई। बरसात होने के बावजूद भी महिलाओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पुराने बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और उन्होंने फ्री सफर का आनंद लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा दिया गया है। 36 घंटे के लिए महिलाएं और उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चे हरियाणा की रोडवेज और प्राइवेट बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगे। झज्जर डिपो में 106 बस चलाई गई हैं, वहीं 6 बस अतिरिक्त भी लगाई गई है। महिलाएं और उनके साथ 15 वर्ष तक के लिए एक बच्चे की टिकट नहीं लगेगी। रक्षाबंधन के त्यौहार पर घर पहुंचने को लेकर बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बस नहीं मिलने से कई यात्री परेशान दिखे। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर जहां बहनें और भाइयों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। दुकानदारों का कहना है कि जितना सामान है वो भी नहीं बिकेगा, तो जो पूंजी लगाई गई है वो भी निकालनी मुश्किल है। दुकानदार नवीन अरोड़ा ने बताया कि पहले ही महामारी, ऊपर से बारिश का मौसम दुकानदारों के लिए आफत बनकर आई है। इतना ही नहीं, इससे व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी ने लोगों की खस्ताहाल हालत कर दी है। जो पहले त्यौहार में रौनक होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नजर नहीं आई।
हांसी के राम सिंह कॉलोनी में एक दुकान के बाहर बैठे रिटायर्ड फौजी की अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक शेखपुरा निवासी ऋतुराज यादव नाम का रिटायर्ड फौजी एक किराना स्टोर की दुकान चलाता था। शुक्रवार को वो दुकान के बाहर बैठा था, तभी एक नकाबपोश व्यक्ति ने गोली चला दी और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। सिरसा की आवाज अनाज मंडी के गेट नंबर 4 के पास दिन दहाड़े लूटपाट का मामला सामने आया है। सूचना पाकर सीआईए प्रभारी प्रदीप कुमार और थाना प्रभारी ईश्वर सिंह मौके पर पहुंचे। पूरे मामले को लेकर रमेश जिंदल ने बताया कि उनका बेटा अंकुश सुबह दुकान में आया था, तभी दो व्यक्तियों ने पिस्तौल तानकर वारदात को अंजाम दिया और कैश का बैग लेकर वहां से फरार हो गए। डीएसपी आर्यन चौधरी ने कहा कि 3 व्यक्तियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के बाद अब 24 अगस्त से शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भी प्रदेश के खिलाड़ियों की जो दावेदारी है वो ज्यादा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों से बात करके उनका मनोबल बढ़ाया है। इन खिलाड़ियों में पानीपत के नवदीप भी शामिल हैं। नीरज चोपड़ा की तरह नवदीप भी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। नवदीप के परिवार का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नवदीप पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। जिस तरह नीरज ने पानीपत का नाम चमकाया है, नवदीप भी युवाओं के लिए वैसे ही प्रेरणा बने। करनाल में छठे वित्त आयोग हरियाणा के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने कर्ण लेक पर बुद्धिशीलता सत्र नाम से करनाल मंडल के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उनकी क्या क्या सिफारिशें हैं उन पर विचार विमर्श करके सुझाव लिए गए। उनके साथ राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव विकास गुप्ता भी मौजूद रहे। पी राघवेंद्र राव ने बताया कि संविधान में हर 5 साल के बाद राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार का करों से एकत्रित होने वाला जितना राजस्व है उसमें से पंचायतों और स्थानीय निकायों के साथ कितना शेयर करना है। हरियाणा रोडवेज में बस कंडक्टर के पद पर तैनात जगवीर धनखड़ ददर की ठोकर खाने को मजबूर है। जगवीर धनखड़ का 1 महीने में 8 बार ट्रांसफर हुआ है, जिसके चलते जगवीर धनखड़ को परेशानी हो रही है। पीड़ित ने हरियाणा रोडवेज यूनियन पर शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि 100 रुपए की यूनियन की पर्ची न कटवाने के कारण ही उसको बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने जीएम पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। अन्नपूर्णा योजना के तहत मिले राशन के बैग जलाने पर गोला थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में हरदेव नामक व्यक्ति के खिलाफ सरकारी संपत्ति को जलाने का मामला दर्ज किया गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 1985 और आईपीसी एक्ट 1860 की धारा 435 के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि गोलाखंड के चक्कू लादाना गांव में अन्नपूर्णा योजना के खाली बैग जलाए गए। इस बैग पर पीएम मोदी, सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की फोटो छपी हुई थी। राशन के बैग जलाने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद करनाल में पढ़ाई कर रहे अफगानी छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। करनाल जिला प्रशासन ने अफगानिस्तान के छात्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। प्रशासन द्वारा अफगानी छात्रों को आवेदन करने के लिए कहा गया है, ताकि ऐसे छात्रों के बारे में अफगानिस्तान दूतावास और भारतीय दूतावास से संपर्क करके इनको हर संभव मदद मुहैया कराई जा सके। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि करनाल के कई शैक्षणिक संस्थानों में अफगानिस्तान के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यहां रहने वाले अफगानिस्तानियों का डाटा जुटाकर उनकी मदद की जाए। खानक पहाड़ में खनन करने वाली कंपनी के निदेशक से परेशान मजदूरों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। खानक गांव निवासी
ने खनन कंपनी के निदेशक पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी का मासिक मजदूरों से तय समय से ज्यादा समय तक काम करवाता है। उनका आरोप है कि ज्यादा काम करने के बाद वेतन भी नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर इसको लेकर आवाज उठाई जाती है तो फिर निदेशक धमकियां देता है और काम से निकाल देता है। उन्होंने कहा कि निदेशक के खिलाफ तोशाम थाने में करीबन 2 महीने पहले शिकायत दी थी। वहीं उन्होंने ज्ञापन देकर गुहार लगाई कि ठेकेदार द्वारा जो मजदूरों पर अत्याचार किए जा रहे हैं इनसे छुटकारा दिलवाया जाए। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत भवन के आधार सेंटर के ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड रूम की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला उपायुक्त ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वर डाउन समस्या को भी जल्द ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही जिला उपायुक्त ने यह भी कहा कि नई बिल्डिंग बन रही है तो जल्द ही यहां से भी कार्यालय को उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। अंबाला के जग्गी सिटी सेंटर पर बने अवैध निर्माण पर नगर परिषद का पीला पंजा चला। नगर परिषद ने बिल्डिंग के बीच में बिना इजाजत बने निर्माण को गिराया। साथ ही जेसीबी से अवैध होर्डिंग भी हटाए गए, जिसे लेकर जग्गी सिटी सेंटर के कर्मचारियों ने तोड़फोड़ का विरोध किया। साथ ही कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। यमुनानगर में हरियाणा पुलिस महानिदेशक के आदेश पर नाइट डोमिनेशंस अभियान चलाया गया। इस दौरान यमुनानगर के एसपी ने पूरे जिले का दौरा किया और हर नाके पर वाहनों की चेकिंग की। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि जनता की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया जाता है। पुलिस की ओर से जो चेकिंग की जाती है उसमें सहयोग करें, क्योंकि यह सब उनकी सुरक्षा के लिए ही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 31 नाके पूरे जिले में लगाए गए हैं और 26 पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त कर रही हैं। यह अभियान समय समय पर चलाया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार के चलते 21 और 22 अगस्त को महिलाओं और उनके 15 साल तक के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बसों में फ्री सफर का प्रावधान किया है। इस फैसले का महिलाएं स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार की ये योजना बहुत ही अच्छी है। इससे हर महिला अपने भाइयों को राखी बांधने उनके घर मुफ्त में सफर करके जा सके। फरीदाबाद में ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने महिला द्वारा पैसे न देने और उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि युवक ने एक महिला को 15 लाख रुपए दिए थे। जब युवक ने पैसे वापस मांगे तो महिला ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और साथ ही युवक को ब्लैकमेल करने लगी, जिसके कारण युवक ने सुसाइड कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें सुसाइड की सूचना मिली थी, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।